एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमेशा की तरह थैंक यू सो मच कमेंट्स और इतना सारा प्यार देने के लिए। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम इस इंग्लिश की दुनिया में। आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ वो है हूम और हुज। अब आपको लग रहा होगा मैम ये हूम और हुज तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है, ये डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं और हूम या हुज क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। पर अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूं तो पक्की सी बात है कि ये इंग्लिश बोलने में आपकी मदद करेंगे। अब खाली हूम खाली हुज आप यूज कर लेते होंगे, मैं ये मान रही हूं। इनका मेन काम क्या होता है? सवाल पूछने के लिए। जैसे हूम में आप सवाल पूछते हैं, यार ये किससे बात कर रहे थे तुम, या तुम किसको पेपर्स दे रहे थे, या तुम किसकी जगह वहां जा रहे थे। हूम हम जैसे यूज करते हैं ना, तुम किससे बात कर रहे थे, हूम वर यू टॉकिंग टू। हूम यानी कि जब आप इंसान पूछते हैं किससे, तुमने किसको पेपर्स दिए, ठीक है, हूम। वैसे ही हुज का क्या काम होता है? हुज सवाल पूछने में काम आता है कि यार ये किसका बैट है, ये किसकी कार है, ये किसकी बेडशीट बिछी हुई है, ये किसके घर को बेच रहे हो। तो हूम और हुज बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है डब्ल्यू वर्ड में, क्योंकि ये काम आता है सवाल पूछने के लिए, किसको या किसकी, जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं। क्योंकि व्हाट, व्हेन, वेयर तो हमको पता ही है, उसी तरह हूम और हुज भी डब्ल्यू वर्ड है। लेकिन यही हूम और हुज कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? जब आप सेंटेंस के बीच में वर्ड को कनेक्ट करके दो लाइंस को जोड़ते हैं। अब यहां आप इस हूम और हुज को क्वेश्चन पूछने के काम में नहीं लेते, इनको हम रिलेटिव क्लॉजेस बोलते हैं। पर हमेशा की तरह मैं ऐसी ग्रामर के चक्रव्यूह में आपको नहीं फंसाऊंगी कि इसका नाम रिलेटिव क्लॉजेस है, इसमें क्या क्या रूल्स हैं। हम तो बस स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे कि ठीक है मैम, यही हूम और हुज जो अभी तक हम क्वेश्चन पूछने के काम में लेते थे, किसका, किससे, किसको, अब किस काम आएंगे? ये अब काम आएंगे जब आप किसी को बोलना चाहेंगे यार जिसे या जिससे। अब देखिए, मैंने अलग से दोनों को डिवाइड कर दिया है, और अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे हमेशा की तरह खूब सारे एग्जांपल्स के साथ, तो आज के आज ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब ये अलग से कोई टेंस या ऐसा फेमस टॉपिक ग्रामर का नहीं है, पर अगर आप ये टॉपिक नहीं सीखते हैं तो जिंदगी भर आपके लिए बेचारा ये हूम और हुज क्वेश्चन वर्ड्स बन के रह जाएंगे, डब्ल्यू वर्ड्स बन के रह जाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस हूम और हुज को यूज करके आप कितने सारे सेंटेंसेस जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में बोलते हैं, इसके बिना नहीं बोल पाएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, हूम का मतलब होता है, एक तो क्वेश्चन वर्ड है जिसकी बात हम कर ही नहीं रहे। आज हूम से हम क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। हूम काम आता है जब आप सेंटेंस के बीच में बोलते हैं जिसे या जिससे। अब कितना आम तरह से ये सेंटेंस बोला जाता है, वो लड़का जिससे तुम बात कर रहे थे, या वो लड़की जिसे तुमने देखा, है ना, ये कॉमन सी लाइन है। वैसे ही जिसको, अब देखिए, वो इंसान जिसको तुम सोच रहे थे कि रवि है, अतुल था। अब ये सेंटेंस बोलने के लिए आपको हूम की ही जरूरत पड़ेगी, या जिसकी। वो लड़की जिसकी मदद तुमने की मेरी कजिन थी, या वो आदमी जिसकी बात तुम कर रहे थे वो कंपनी का बॉस था। अब ये सारे सेंटेंसेस इस हूम भैया के मदद के बिना नहीं बन सकते। उसी तरह हुज का कंसेप्ट भी हम क्लियर करेंगे, पर मुझे लगता है पहले हम रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ के सेंटेंसेस में हूम को कैसे यूज करें बिना क्वेश्चन पूछने के लिए, वो समझ लेते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि हूम के साथ साथ आपके हुज का कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए, जो मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लाती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके जैसे मैं उसको बोलती हूँ वो साथ के साथ बोला कीजिए, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए वो एग्जाम्पल्स लाऊं जो आप डेली लाइफ में बोल पाए। बहुत बार जब आप किसी बुक को खरीद के लाते हैं, या बहुत सारे कोई चैनल्स या गूगल पे, वेबसाइट्स पे कोशिश करते हैं इंग्लिश सीखने की, तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, राम खेलता है, सीता गाती है, रवि सो गया। अब आपको लगता है यार मैम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, पर हम इंग्लिश बोलते समय उस ग्रामर को यूज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो डेली लाइफ के सेंटेंसेस नहीं होते। वो उस समय आपको लगता है रवि स्लेप्ट, आई वेंट देयर, पर रियल लाइफ में आपको क्या बोलना होता है? वो लड़की जिसे तुम देख रहे थे मेरी कजिन सिस्टर है, या वो लड़का जिससे तुमने अभी अभी बात की मैं उसे जानती हूँ। तो रियल लाइफ में हम ऐसे बोलते हैं। अब अगर आप प्रैक्टिस सिर्फ ये कर रहे हैं कि यार रवि सो गया, अतुल उठ गया, नेहा ने खाना बना लिया, तो फिर रियल लाइफ में ऑफकोर्स आप अटकेंगे। पर चलिए, इस चीज का सोल्यूशन मेरे पास है। कैसे हमने धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाए, अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां हम बोलने वाले हैं
He is the man whom I met in London. अब इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बताया whom का मतलब क्या है, जिसे या जिससे। अब मैंने यहाँ जिसे लिखा है, आप दिमाग में रखेंगे जिससे का मतलब भी whom होता है। अब जिस बेचारे भोले से बच्चे को लग रहा है कि मैम whom का मतलब तो था किससे, है ना, किससे बात की तुमने, तुमने किसे पेपर्स दिए, तुमने किसे पैसे दिए, उसको अब भूल जाइए। इस सेंटेंस को बिना whom के हम नहीं बोल सकते। He is the man, ये वही आदमी है whom I met in London, जिससे मैं लंदन में मिली, या मान लीजिए लंदन नहीं बोलना है, जिससे मैं जयपुर में मिला। तो he is the man whom यहाँ क्या काम कर रहा है, जिससे, ठीक है, जिसे या जिससे। So he is the man whom I met in London, simple past। अब ये सब ग्रामर का है, लेकिन ये बेचारा whom भैया, जिसको हमने सिर्फ W वर्ड की उपाधि दे रखी थी, हम सोच रहे थे सिर्फ सवाल पूछने के काम आएगा, यहाँ ये कैसे काम में आ रहा है, ये वो लड़का है या ये वो आदमी है जिससे मैं लंदन में मिली, या जिससे मैं जयपुर में मिली, जिससे मैं गुजरात में मिली, जिससे मैं देहरादून में मिली, जिससे मैं पंजाब में मिली। सो ही इज द मैन whom I met, मीट का सेकंड फॉर्म met। मैं सारे सेंटेंसेस में थोड़ा थोड़ा हर ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर करती जाऊंगी, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ साथ बोलिए। अब देखिए मैं बिना सांस लिए इस सेंटेंस को एक बार में बोलूंगी। सो यू विल से ही इज द मैन whom I met in London। प्लीज कोशिश कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके और देखिए कहीं आप अटक रहे हैं क्या, भले ही पढ़ के बोलिए और मेरे टोन में बोलिए, आप किसी से बात कर रहे हैं सोचिए। ही इज द मैन whom I met in London, that's it। he is the man whom I met in garden, he is the man whom I met in marriage, he is the man whom I met in hospital। जहां भी आप उससे मिले, आप whom वर्ड यूज करके इस सेंटेंस को बोल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, द टीचर whom I like the most is retiring this year। अब यहाँ whom क्या काम कर रहा है, दी टीचर। अब देखिए वही टीचर बोलने के लिए दिस टीचर, दैट टीचर हमेशा बोलने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको बोलना है वो लड़का, वो टीचर, वो इंसान, वो पेपर, वो कार, तो आप क्या कर देंगे, दिस दैट बोलने की जगह हम सेंटेंस को दी से स्टार्ट कर देंगे। अब देखो द और दी को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ये सब का पंगा है। आप दी बोल दीजिए या द बोल दीजिए, कोई नहीं टोकेगा आपको। स्पोकन इंग्लिश में इन रूल्स में घुसने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप रूल्स के चक्रव्यूह में ही पड़े रह जाएंगे। तो इसको बोलिए द टीचर, या द टीचर भी चलेगा, जिस चीज में आपको कंफर्टेबल लग रहा है। हमको कोई गवर्नमेंट एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्रामर नहीं सीखनी, बस वो साउंड अच्छा करना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बड़ा पुश कर रहे हो, खुद को जबरदस्ती इंग्लिश बोल रहे हो। तो आप क्या बोल रहे हैं, द टीचर whom I like the most is retiring this year। वो टीचर, अब यहाँ whom क्या काम कर रहा है, जिसे या जिसको। अब मैंने आपको बताया जिसे या जिसको के लिए हम whom बताएंगे। इसमें दो लाइंस हैं, वो टीचर जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं is retiring this year। वो टीचर जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूं इस साल रिटायर हो रही है। तो दोबारा बोलिए, द टीचर whom I like the most। इसका प्रोनाउंसिएशन आई एम श्योर मैं बार बार बोल रही हूँ तो वो क्लियर हो ही जाएगा। whom मत कीजिएगा, whom। So the teacher whom I like the most is retiring this year। वो टीचर जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ इस साल रिटायर हो रहे हैं या हो रही हैं, डिपेंडिंग उनका जेंडर क्या है। सो द टीचर whom I like the most is retiring this year। देखा फिर whom कैसे काम आया, जिसे, जिससे, जिसको या जिसकी बोलने के काम आ रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, she is the girl whom I helped yesterday। अब देखिए जिसकी, ये वही लड़की है, she is the girl, she is the girl जिसकी मदद मैंने कल की। I helped yesterday, she is the girl whom I helped yesterday। अब इसको बिना whom के आप कैसे कनेक्ट करेंगे, इसमें दो लाइन है, she is the girl, ये वही लड़की है जिसकी मदद मैंने कल की। तो आप इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी। अब जिसकी के लिए whom। तो देखिए जो whom आज तक सिर्फ सवाल पूछने के काम आ रहा था कि किससे बात की, whom did you talk to, whom did you pay, whom did you complain, किससे के लिए जो वर्ड यूज हो रहा था यहाँ काम आ रहा है जिसकी। तो she is the girl whom I helped yesterday, ये वही लड़की है जिसकी मदद मैंने कल की। ठीक है, चलिए अब सवाल पूछते हैं किसी को देख के। आप मान लीजिए किसी को बोल रहे हैं टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom you want to marry। तो इसमें आप क्या बोल रहे हो, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय, उस लड़के का नाम बताओ जिससे। अब मैंने बताया था जिसे या जिससे। अब यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ ये वैसा सवाल नहीं है कि तुम किससे शादी करना चाहती हो, उसमें भी whom आएगा, whom do you want to get married to। पर यहाँ आप क्या पूछ रहे हैं, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय, उस लड़के का नाम बताओ जिससे।
you want to marry, जिससे तुम शादी करना चाहती हो. Tell me the name of the boy whom you want to marry. और अगर आप किसी लड़के से पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे tell me the name of the girl whom you want to marry. प्लीज इसको मेरे साथ साथ बोलिए. देखिए बिना रुके आप कुछ कर लें, आप कितनी प्रैक्टिस कर लें, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करें, इस सेंटेंस को समझिए कि उस लड़के का नाम बताओ जिससे तुम शादी करना चाहती हो, या उस लड़की का नाम बताओ जिससे तुम शादी करना चाहते हो. कंसेप्ट को समझे. टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom क्या काम आ रहा है, जिससे. You want to marry. So tell me the name of the girl, tell me the name of the boy whom you want to marry. Simple. प्लीज यही तरीका है स्पोकन इंग्लिश को मास्टर करने का. जिन लोगों के पास माहौल नहीं है कि मैम हम कैसे बोलें, माहौल नहीं होना ऑफ कोर्स एक कारण हो सकता है इंग्लिश नहीं बोल पाने का, पर देखिए आपके हाथ में तरीका है. आप अगर बोल रहे हैं उठते बैठते, और मन में मत बोलिए, आप मन में सही बोल रहे होंगे इस लाइन को. टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom you want to marry, या टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल whom you want to marry. पर अब इसको जोर से बोलने की कोशिश कीजिए. ये मान लीजिए किसी को विजुअलाइज कीजिए, सोचिए दिमाग में कि इससे मैं ये चीज पूछ रहा हूं. अब वो आपकी क्रश हो, या मान लीजिए किसी से भी आप पूछ रहे हैं, तो आप जोर से कैसे पूछेंगे. और ये मान लीजिए एक ही चांस देती है लाइफ आपको, और आप ब ब म म त त प प नहीं कर सकते, आप सीधे पूछ रहे हैं. टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom you want to marry. अगर बिल्कुल क्लियरली मेरी तरह बोल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड. पर अगर लग रहा है नहीं मैम आपके जैसी फ्लुएंसी नहीं आ रही, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom you want to marry, तो फिर बाहर तो पक्का आप बोलते समय फंसेंगे. तो इसका इलाज क्या है, खूब प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस इज द की. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम क्यों नहीं बोल पाते, प्रैक्टिस इज द की. ऑफ कोर्स कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी. अब बेचारे किसी को पता ही नहीं है कि whom इस तरह से भी बोला जा सकता है, तो फिर उसकी गलती नहीं. पर पता होने के बाद, सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप नहीं बोल रहे, तो फिर भाई सीधी सी बात है प्रैक्टिस की कमी है. हेजिटेशन क्या होती है, हेजिटेशन यही है, अभी मान लीजिए इस सेंटेंस को बोल के आपने देखा और नहीं ढंग से वो चीज आप बोल पा रहे हैं, तो बाहर बोलते समय तो हिचकिचाहट होगी कि यार यहाँ रूम में तो फिर भी कोई नहीं सुन रहा, अटक भी गया तो 4 बार बोल दूंगा. पर बाहर रियल लाइफ में ये चीज नहीं हो पाती है ना. कोई शूटिंग थोड़ी होती है बाहर की भाई रीटेक्स ले लिए, तो अगर आप अटक गए तो आपको खुद लग जाता है कि यार इंग्लिश बोलते समय अटक गए, पता नहीं है मुझे जज करेगा. तो जज कोई नहीं करता है. एक वीडियो में बनाऊंगी, देखिए ये डर निकालिए. भाषा है, अटक भी गए तो कोई बात नहीं, दोबारा बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए, आई एम सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू से टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom you want to marry. ठीक है, तो whom से हम वापस आते हैं अगले सेंटेंस में. अब देखिए, the agent whom I spoke to yesterday is unavailable today. मैं जानबूझ के ऐसे सेंटेंस लाई हूं जहां आपकी टंग रोल करे और आपको लगे I am happy, where are you. ऐसे सेंटेंस प्रैक्टिस करने की जगह आप रियल लाइफ में एक सांस में जब किसी से बात करते हैं, यहाँ आप किसी को क्या बोल रहे हैं, the agent. वो एजेंट कौन होता है आपको पता है, वो कोई भी एजेंट हो सकता है. पासपोर्ट बनाने वाला एजेंट, कोई फाइल आपने कहीं लगवाई है वो एजेंट, कोई आपका पैन कार्ड बना रहा है, आधार कार्ड बना रहा है, या कोई भी एजेंट. So the agent whom I spoke to yesterday, जिससे मैंने कल बात की. अब देखिए सिंपल पास्ट, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, तो वो एजेंट जिससे या जिसे दोनों काम आते हैं whom के लिए. So the agent whom I spoke to yesterday is unavailable. क्या है वो, unavailable है. unavailable क्या होता है, इसको बोलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए मैं इसको कैसे बोल रही हूँ, unavailable. ठीक है, unavailable होता है उपलब्ध नहीं है. हम कहते हैं ना, जिस इंसान से अभी आप बात कर रहे हैं फोन में, कहते हैं इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट. ये अनअवेलेबल है कि अभी उपलब्ध नहीं है. तो आप बोल रहे हैं वो एजेंट जिससे मैंने कल बात की थी आज उपलब्ध, बड़ी ज्यादा प्योर हिंदी हो गई है, आज अवेलेबल नहीं है. सो द एजेंट whom, अगर आप सीधे बोल द एजेंट आई स्पोक टू, whom बोलिए, जिससे. The agent whom I spoke to yesterday is not available या is unavailable today. अगर आप not बोल देंगे तो फिर available बोलिए, is unavailable today. अब बोलिए आप, the agent whom I spoke to yesterday is not available या is unavailable today. अब थोड़ा expression लाके बोलिए. So the agent whom I spoke yesterday is unavailable today. दोबारा बोलिए, the agent whom I spoke yesterday is unavailable today. हाँ, फील लाके बोलिए, वो एजेंट जिससे मैंने कल बात की थी आज अवेलेबल ही नहीं है. तो द एजेंट whom I spoke yesterday is unavailable today. तो ये तरीका होता है प्रैक्टिस करने का. ठीक है, ओके. लास्ट सेंटेंस whom के लिए है, the person whom I admire most is my mother.
तो वो आदमी, द पर्सन, वो आदमी, दैट पर्सन बोलने की जगह मैंने आप लोग को बता दिया, दी बोल दिया कीजिए। सो द पर्सन हुम आई एडमायर मोस्ट। एडमायर क्या होता है? एक होता है लव, प्यार करना। एडमायर होता है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, है ना। एडमायर थोड़ा रिस्पेक्टेबल होता है। लव होता है प्यार करना, पर आई थिंक ज्यादा रिस्पेक्ट देना है कि जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। लाइक लव की जगह एडमायर वर्ड बेटर होता है। ये बिल्कुल लाइक या लव की तरह ही क्रिया है। एडमायर इज पसंद करना या बहुत प्यार करना। तो द पर्सन आई एडमायर मोस्ट इज माई मदर। वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, वो है मेरी मम्मी, माई मदर। अब बिना देखे इसको दिमाग में बैठाइए और एक बार ट्राई कीजिए। द पर्सन whom I admire most is my mother। अब my mother की जगह जो भी इंसान है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो आप बोल सकते हैं। So the person whom I admire most is my brother। So the person whom I admire most is my sister। The person whom I admire most are my students। The person पर यहाँ person है तो आप सिंगुलर का नाम ही लेंगे। So the person whom I admire most is my, आप जिसका भी नाम ले, या इज माई की जगह आप सीधे नाम बोल सकते हैं। द पर्सन whom I admire most is you। मान लीजिए आप किसी को बोलना चाह रहे हैं, खुश करना चाह रहे हैं, वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वो तुम हो। So the person whom I admire most is you। ठीक है, तो ये लाइन तो कहीं काम आ सकती है, इंप्रेशन जमाने के, है ना। So the person whom I admire most is none other but you, is you। तो ये था whom का काम। आई एम श्योर आज के बाद आप ऐसे सेंटेंस आराम से बोल पाएंगे जहां आप बोल रहे हो वो इंसान जिसे या जिससे, वो इंसान जिसको या वो इंसान जिसकी। वो इंसान जिसकी आप तारीफ कर रहे थे वो मुझे भी बहुत पसंद है। वो इंसान जिसको तुमने पीटा मेरा भाई था। वो इंसान जिससे तुमने पैसे लिए थे भाग गया, या जिसको तुमने पैसे दिए थे भाग गया। तो ये क्लियर? जिसे, जिससे, जिसको, जिसकी। जब ये बीच में वर्ड आए क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, ये क्या होगा? whom। अब बात करते हैं whose। अब देखिए W वर्ड पूछते समय बिल्कुल क्लियर होता है whom किस काम आ रहा था, किससे, किसको, किसकी। तुमने किसकी बात की, ये किसकी बात हो रही है, तुमने किसको फीस दी, तुमने किससे नोट्स लिए। W वर्ड के समय भी whom इसी काम आता था, और जब हम बीच में कनेक्ट कर रहे थे तो ये वर्ड्स के लिए। उसी तरह whose होता है जब आप सवाल पूछते हैं तो आप कैसे काम में लेते हैं? किसकी कार है ये किसके नोट्स हैं, ये किससे काम करवाया तुमने, या आप जब बोलते हैं ये किस चीज की बैटरी है, ये किसकी बैटरी है, या ये किसका फोन है, whose phone is this। तो जब W वर्ड में whose आता है तो आप किसका, किसके और किसकी के लिए इसका काम में लेते हैं। अब देखिए यही whose सेम whom की तरह जब आप किसी को बोलते हैं यार वो आदमी जिसका बेटा जीता मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, या वो लड़की जिसके बारे में या जिसकी कार चोरी हुई थी उसे कार मिल गई। तो ये whose किस काम आएगा? जिसका, जिसके या जिसकी। अब जैसे यहाँ ये आ रहा था जिससे, जिसे, जिसको, whose हो जाता है जिसका, जिसके या जिसकी। अब देखिए एक हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, जिसकी यहाँ भी है और जिसकी यहाँ भी है। अब जिसका, जिसके तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ जिससे, जिसको है। पर देखिए कैसे पता लगेगा कि मैम हिंदी में यहाँ भी आपने जिसकी बताया। अब देखिए अगर आप सीधे किसी इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे वो लड़की जिसकी मैंने मदद की, सीधे लड़की की मदद की वो, तो यहाँ आप whom बोलेंगे। वो लड़का जिसको तुमने पीटा, या वो लड़का जिसकी तुमने तारीफ की, उसकी किसी चीज की तारीफ नहीं की, उसकी तारीफ किया, आपने उसको पीटा। वो लड़का जिसको या जिसकी तुमने मदद की, तारीफ की, जिसकी तुमने बुराई की। यहाँ जब आप उस इंसान की बात कर रहे हो जिसकी तारीफ की, मदद की, तो आप whom बोलेंगे। लेकिन यहाँ वो लड़की जिसकी कार चोरी हुई थी, अब देखिए वो लड़की चोरी नहीं है, वो लड़की जिसकी कार। जब आप किसी इंसान के किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो ये whose हो जाता है। मैं एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगी, पर मैं फिर से कंसेप्ट क्लियर कर लूं दोनों में, क्योंकि जिसकी आ रहा है डाउट नहीं लाना है। अगर आप सीधे उस इंसान की बात कर रहे हो कि वो आदमी जिसकी तुमने बुराई की थी उसने सुन ली, तो उसके किसी इंसान की, उसके कार की, उसके पेन की, उसके स्कूल की नहीं बुराई की थी, उसकी की थी, तो फिर हूं। पर यहाँ आप वो लड़की जिसकी कार तुमने चुराई थी, वो आदमी जिसका वॉलेट उन लोगों ने चुराया था, अब उनकी कोई चीज है
जिसकी कार, जिसकी पेन, जिसकी स्कूल, तब आप क्या वर्ड यूज करेंगे? whose। एग्जाम्पल्स के साथ सिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। जिसका और जिसके तो बिल्कुल क्लियर ही है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई फ्रेंड हुज फादर इज अ सोल्जर। अब देखिए सोल्जर क्या होता है? सैनिक। तो आप बोल रहे हैं दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, जिसके पापा। अब देखिए जिसके, अब whom का कोई काम नहीं है। जिसके बोलने के लिए ये डब्ल्यू वर्ड जिसे आप यूज करते थे किसके, किसका बोलने के लिए, यहां ये बन जाएगा जिसके। सो दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरे दोस्त हैं, हुज फादर इज अ सोल्जर, जिसके पापा सोल्जर हैं, सैनिक हैं। तो फिर से आप बोलिए दिस इज माई फ्रेंड हुज फादर इज अ सोल्जर। दोबारा बोलिए दिस इज माई फ्रेंड हुज फादर इज अ सोल्जर। तरीका यही है, बोलते रहिए। जितना आसान ये लग रहा है उतना नहीं है, और अगर आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं तो वेरी गुड। सो दिस इज माई फ्रेंड हुज फादर इज अ सोल्जर। तो यहां हुज ने क्या काम किया? जिसके पापा। शी इज एन आर्टिस्ट हुज वर्क आई रियली एडमायर। शी इज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है, whose work I really admire। फिर खुद गेस कीजिए इस सेंटेंस में whose का मतलब क्या हुआ? वो एक आर्टिस्ट है जिसका काम मैं बहुत एडमायर करता हूं। एडमायर इस दोबारा पसंद करना, मैंने बताया था, यहां भी एडमायर हमने सीखा था, पसंद करना। तो आप बोल रहे हैं शी इज एन आर्टिस्ट, ये एक आर्टिस्ट है, whose work I really admire, जिसका काम मैं बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं शी इज एन आर्टिस्ट whose work I really admire। अब रियली को देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा। स्पोकन इंग्लिश में रियली को आजकल हम वेरी मच की तरह यूज करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं चाय बहुत गर्म है, टी इज वेरी हॉट, तो वेरी की जगह आप क्या बोल सकते हैं? द टी इज रियली हॉट। वो बहुत अच्छा है, ही इज वेरी नाइस, तो आप वेरी की जगह आजकल बोल देते हैं सच में ही इज रियली नाइस। तो वैसे ही शी इज एन आर्टिस्ट हुज वर्क आई रियली एडमायर। शी इज एन आर्टिस्ट, अब शी की जगह ही बोल दीजिए अगर लड़का है। प्लीज मेरे साथ साथ इसको बोलिए, ही इज एन आर्टिस्ट हुज वर्क आई रियली एडमायर, सच में बहुत पसंद करती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी एक्टर के बारे में बोले, आप बोल सकते हैं ही इज एन एक्टर whose work, whose movies I really admire, जिसकी मूवीज मैं बहुत पसंद करती हूँ। या she is a teacher whose teaching method I really admire। वो एक टीचर है जिसका टीचिंग मेथड मैं सच में बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, डू यू नो द मैन हुज कार वाज स्टोलन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आ रहा है पर ये हूं से शुरू नहीं होगा। ये क्वेश्चन है डू यू नो द मैन, क्या तुम उस आदमी को जानते हो हुज कार वाज स्टोलन, जिसकी। अब देखिए मैंने बताया यहां आप whom नहीं बोल सकते क्योंकि यहां उस इंसान की किसी चीज पे आप बोल रहे हैं। अब वो इंसान की बुराई नहीं हुई है या उस इंसान को पीटा नहीं गया है, उस इंसान की तारीफ नहीं हुई है, उस इंसान की कार चुराई गई है। तो आप बोलेंगे डू यू नो द मैन, क्या तुम उस आदमी को जानते हो हुज कार, जिसकी कार। जब भी किसी इंसान की कोई चीज है, जिसकी मम्मी हुज मम्मी, जिसका स्कूल हुज स्कूल, जिसकी कार हुज कार, जिसकी शादी हुज मैरिज, यहां जो जिसकी था वो किस काम आ रहा था? जिस आदमी की मैंने मदद की। जैसे whom I helped, यहां आप whose I helped नहीं कर सकते क्योंकि उस इंसान की मदद की है। She is the girl whom I helped yesterday, ये वही लड़की है जिसकी मदद मैंने की, उसके भाई की, उसके स्कूल की मदद नहीं की, उसके कार की मदद नहीं की, उसी लड़की की मदद की। ये वही लड़का है जिसकी तारीफ मैं कर रही हूँ। He is the same boy whom I am praising। ठीक है, ये उसी इंसान की बात हो रही है, पर जैसे ही उस इंसान की किसी चीज की बात हुई, उसकी बहन की तारीफ की, उसकी मम्मी की तारीफ की, उसके भाई की तारीफ की, तो आप क्या कर दे रहे हैं? हुज मम्मी, हुज फादर, हुज जॉब, जिसकी जॉब। ठीक है, तो वैसे ही डू यू नो द मैन हुज कार वाज स्टोलन, कार वाज स्टोलन, यहाँ सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगा? अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और पैसिव सीख रखा है तो हम क्या कर रहे हैं? जिसकी कार चोरी हुई थी। अब पैसिव का रूल है आप वर्स वर्ड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। यहाँ हम नहीं बता रहे हैं मेरी कार चोरी हुई थी या तुम्हारी कार चोरी हुई थी या करता कौन है, तो आप पूछेंगे डू यू नो द मैन हुज कार वाज स्टोलन, do you know the man whose house was burned down, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसका घर चुरा लिया, जला दिया गया था। Do you know the man whose family was murdered, क्या तुम उस इंसान को जानते हो जिसकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया गया था। है ना, बड़े खतरनाक एग्जाम्पल पता नहीं दिमाग में क्यों आए, बट देन आई जस्ट थॉट ये रिलेटेबल है। हम कहते हैं ना क्या तुम जानते हो उस इंसान को जिसको मार दिया गया था, राइट। तो देखिए डू यू नो द मैन हुज कार वाज स्टोलन,
इसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, काम आ सकता है। क्या तुम उस इंसान को जानते हो जिसकी कार चुरा ली गई थी? किसने चोरी की थी हम नहीं बता रहे, इसीलिए पैसिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड। इस वर्ड को मैं जानबूझ के लाई हूं। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आपने सुना होगा, बधाइयां बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कुछ लोग कॉन्ग्रेचुलेशन से भी डरते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रेट्स। अब शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट अगर आप मारेंगे तो वो कॉन्ग्रेट्स हो जाता है, पर कॉन्ग्रेट्स क्यों बोलना है, पूरा बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर हमको अभी कॉन्ग्रेचुलेशन की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेट एक वर्ब है, बधाई देना, ठीक है। जैसे हम विश बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाइयां, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट। तो आप क्या बोल रहे हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट है, मैंने बधाइयां दी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड दी मैन, किसको, उस आदमी को। मैंने बता दिया है पहले ही, दैट मैन वेट मैन करने की जरूरत नहीं है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड द मैन whose son had won the prize, जिसका बेटा प्राइज जीता था। तो यहां हुज किस काम आ रहा है, जिसका। मैंने आपको बता दिया, जिसका इस उस इंसान का कोई चीज। अब देखिए हुज में हमेशा किसी इंसान की, किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसका बेटा, जिसकी कार, जिसके फैमिली मेंबर्स, कोई भी इंसान की चीज को जब आप बीच में बोल रहे हैं आप हुज बोल रहे हैं। जबकि जब आप उस इंसान की ही बात कर रहे हैं, वो इंसान जिसे या जिससे, वो टीचर जिसको तुम देख रहे थे, या वो बातें जिसकी, वो आदमी जिसकी मदद की गई थी, यहाँ उस इंसान की बात हो रही है, जबकि यहाँ उस इंसान की किसी चीज की। ये सब इस एग्जाम्पल में क्लियर हो रहा होगा। तो वापस इस सेंटेंस में जाते हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड द मैन हुज सन हैड वॉन द प्राइज। दोबारा बोलिए, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड द मैन हुज सन हैड वॉन फर्स्ट प्राइज, या हुज सन हैड वॉन प्राइज। अब देखिए यहां आप क्या बोल रहे हैं, मैंने उस इंसान को बधाइयां दी जिसके बेटे ने प्राइज जीता था, राइट। ओके, एक और सेंटेंस करते हैं, द पर्सन हुज एडवाइस आई ट्रस्ट इज माई मदर। अब मैंने आज मम्मी को लेके 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। मेरी दोनों मम्मियों के लिए है ये, है ना, मेरी 2 मम्मी है, कंफ्यूजन रहता है। एक मम्मी मदर इन लॉ है, एक मम्मी देहरादून में रहती हैं, एक मम्मी मेरी हनुमानगढ़ में रहती हैं, तो दोनों मम्मियों के लिए है ये। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ द पर्सन whose advice I trust is my mother। अब हम क्या बोल रहे हैं, the person whose advice I trust, वो इंसान। अब वो के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, the person whose advice, जिसकी एडवाइस। यहाँ whose क्या काम कर रहा है, जिसकी। अब मैंने दोबारा बोला था, यहां भी जिसकी आ जाएगा, यहां उस इंसान की बात नहीं हो रही, उसकी एडवाइस की बात हो रही है। मैं बार बार इन दोनों जिसकी को क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश बोलते समय लोग इन दोनों जिसकी को लेके कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मम्मी की बात नहीं हो रही, जिनकी एडवाइस, उनकी एडवाइस की बात हो रही है। तो मैं बोल रही हूँ द पर्सन हुज एडवाइस आई ट्रस्ट इज माई मदर। एक इंसान जिसकी एडवाइस को मैं बहुत भरोसे से लेती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ उनकी एडवाइस में, इज माई मदर। So the person whose advice I trust is my mother। इसमें फिर आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी बहन की एडवाइस को लेके बहुत भरोसा रखते हैं कि अगर मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ, so the person whose advice I trust is my brother। The person whose advice I trust is my friend, my best friend। जो भी इंसान है, इस लाइन को बोलिए बार बार, आप देखेंगे कैसे आपकी टंग रोल करने लगी है। स्पोकन इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम पता नहीं वर्ड्स निकलते ही नहीं है मुंह से। तो इस सेंटेंस को बार बार सुनिए, समझिए और फील करके बोलिए। आप किसी को बोल रहे हैं, वो इंसान जिसकी एडवाइस को, जिसकी सलाह को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ सलाह पे, वो मेरी मम्मी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भाई है। तो द पर्सन हुज एडवाइस आई ट्रस्ट इज माई मदर, वो मेरी मम्मी है। ओके, लास्ट एग्जाम्पल आज का, द सिटी whose population is growing rapidly needs new infrastructure। अब देखिए ये इंसानों के बारे में नहीं है, जरूरी नहीं हमेशा इंसान ही हो। द सिटी, वो शहर, द सिटी whose population, population क्या होती है, जनसंख्या। तो आप कह रहे हैं वो शहर जिसकी जनसंख्या is growing rapidly, rapidly होती है बहुत जल्दी जल्दी, है ना, निरंतर धड़ाधड़ बढ़ रही है। तो वो शहर जिसकी पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़ रही है नीड्स न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नया वर्ड अगर आपको लग रहा है, वो हो सकता है आपने सुना भी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सुख सुविधाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं बिल्डिंग्स, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक टॉयलेट्स, या और भी जो भी सुविधाएं
हमको आसपास चाहिए होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीजें आ जाती हैं, रोड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुन के डरना नहीं है मैम, इंफ्रा और स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं रोड्स, पार्क्स, जो भी पब्लिक हम बोलते हैं ना कि एक सिटी में, एक अच्छी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो जब आप वहां जाते हैं, वहां की सड़कें, वहां के होटल्स, वहां के जो पाथवेज होते हैं, जो भी पूरा सिस्टम है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं। हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्ट्रक्चर, तो आप बोल रहे हैं दी सिटी, वो सिटी जिसकी पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़ रही है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। सो लास्ट सेंटेंस क्या था? द सिटी हुज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हमेशा इंसानों के लिए नहीं, यहां भी जिसकी बोलना था तो मैंने क्या यूज किया? whose। आई होप अब whose और whom बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। whom और whose अभी तक आपके लिए क्या था? दो W वर्ड थे सवाल पूछने के लिए। whom किससे, किसको, whose किसका, किसके। पर आज के बाद इस whom और whose को आप जम के यूज कीजिए ये सारे सेंटेंस बोलने के लिए। वो इंसान जिसके बर्थडे में हम गए थे, हम उसे इनवाइट करना भूल गए। वो आदमी जो जिसके बारे में मैं सोच रही थी आज मेरे सामने आ गया। वो सारे पेपर्स जिसको मैं फेंकना चाह रही थी, मैं फिर नहीं फेंक पाई। तो जिसको, जिसकी, जिसकी, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझिए, कोशिश कीजिए एक दो सेंटेंस आप और बना के कमेंट्स में कीजिए, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आपको whom और whose कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो कोई भी एक सेंटेंस आप सोचिए, भले ही ग्रामेटिकल एरर हो, आई प्रॉमिस मैं कोशिश करूंगी कि अगर आपने गलत बनाया है मैं उसको करेक्ट करके आपको कमेंट में बताऊं। पर कोशिश कीजिएगा उसकी हिंदी मुझे बता दे, क्योंकि बहुत बार आप सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे और साथ में हिंदी नहीं लिखेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर मिस्टेक है, आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे थे। उसके अलावा प्लीज मुझे बताइएगा हमेशा की तरह कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, नए कौन से टॉपिक्स आप सीखना चाहते हैं। अगर ये और कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं और एग्जाम्पल्स लाऊंगी। देखिए W वर्ड whom और whose ही सिर्फ इस काम में नहीं आते, रिलेटिव क्लॉजेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियोस में और भी W वर्ड जैसे कि when, who, what, इनको बिना सवाल पूछे जब हम बीच में यूज करते हैं बातचीत के लिए, उसको कैसे यूज करें, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही एग्जांपल्स के साथ इजी तरीके से समझाऊं। तब तक के लिए इन सारे सेंटेंसेस को उठते बैठते प्रैक्टिस करें, पुराने वीडियोस देखें, कीप, केप्ट, सपोज टू, एबल टू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, पुराने वाले कमेंट्स और लाइक जरूर करें। ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक और स्पोकन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।